अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रॉडशीट का मामला जब सामने आया तो ऐसे लगा कि पाकिस्तान महज बरतानिया की अदालत में एक कानूनी जंग हारा है, लेकिन उसके बाद उसके सरबराह कावे मौसवी के बयानात ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी। इस मामले में नए नए किरदार सामने आते गए, सियासी इल्जामात लगने लगे और अब यह कानूनी मामला एक स्कैंडल बन चुका है। हुकूमत ने इस पर बड़ा फैसला लिया कि इसके फैसले को पब्लिक कर दिया जाए ताकि हकायक सामने आए। साथ ही एक कमेटी भी बनाने का ऐलान किया गया जो तहकीकात के लिए कमीशन कायम करे। गुज़िश्ता रोज इस कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया, लेकिन अपोजिशन इस नामजदगी पर सवालात उठा रही है और इसे मुस्तरद कर रही है। शेख अजमत साहब को जो चेयरमैन लगाया गया, शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी वो मेंबर हैं। नवाज शरीफ का जो पनामा केस था उसकी जजमेंट देने वाले भी ये हैं। और आज जो पाकिस्तान की कौम का अरबों रुपया गया है उसके भी मूजब ये अजमत साहब हैं और उनको कह रहे हैं कि ये इंसाफ देंगे, ये देखेंगे कि किसका कसूर कहां है। अजमत सईद साहब वो शख्स है, जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, चेयरमैन नैब ने साइन किया, फारूक आदम साहब गवाह बने। फारूक आदम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट के जरिए अरबों रुपए की करप्शन मुल्क में की है, जो पहले दिन से तारिक फवाद मलिक साहब के जरिए इस कंपनी में हिस्सेदार थे। आज उन लोगों को बचाने के लिए ये कमीशन बनाया गया, उसमें अजमत सईद साहब को लगाया गया जो उस वक्त खुद इस इदारे का हिस्सा थे। हुकूमती कमेटी के रुकन फवाद चौधरी और वजीर दाखिला शेख रशीद ने इन एतराजात को मुस्तरद कर दिया है और शेख रशीद ने तो यह भी कहा कि अपोजिशन अपनी मर्जी के जजेस चाहती है। अपोजिशन को मलिक क़याऊम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के अलावा पाकिस्तान में किसी जज के ऊपर एतबार ही नहीं है। सो हर काम उनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं होना। ये जो कमेटी है इसमें कोई वफाकी वजीर शामिल नहीं। ब्रॉडशीट आइंदा इलेक्शन में पनामा प्लस पनामा 2 होगा। ब्रॉडशीट से जो कुछ निकलने जा रहा है वो इनको लपेट में लेगा, इसलिए मैंने मरियम साहबा से कहा था कि आप इसको पढ़ लें। अब ये एतराज करेंगी इसकी कमेटी पे, शेख अजमत बड़ा नाम है, अब वहां जस्टिस क़याऊम तो नहीं लग सकते जी। अपोजिशन का एतराज है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पनामा केस में जज थे। जब ब्रॉडशीट से मुआहदा हुआ तो उस वक्त वो नैब के साथ थे और वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी शामिल हैं, इसीलिए ये मफादात का टकराव है। दूसरी तरफ अपोजिशन इस मामले पर पार्लियामान में जवाब चाहती है। आज सेनेट में भी इस मामले पर ऐवान की कमेटी बनाने की बात हुई, जिसके जवाब में वजीर आजम के मुशीर बाबर आवान ने कहा कि हुकूमत इस मामले को मुतल्लिका फोरम पर देख रही है। मैंने यहां खड़े होकर तजवीज दी थी कि मेहरबानी करके आप कमेटी ऑफ द होल बनाएं, आपकी सरबराही में और सारे लोग यहां बैठे और आकर जवाब दें। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि हुकूमत ने इसको बड़ा वेलकम किया था। आपके सामने उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हम ये कमेटी बनाएंगे और यकीनन सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। अब इन्होंने एक ऐसी खुद अपने तौर पर एक कमेटी बना दी जो किसी रिटायर्ड जज साहब की सरबराही में है। होना ये चाहिए था, डिमांड ये थी, आज भी है कि मेहरबानी करके जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट पूरी की थी उनको इंतजार करना चाहिए। उसका मैं प्रोसीजर में जानता हूं कि उसी वक्त आप अनाउंस नहीं कर सकते। उसके लिए इसकी तहकीक करने का मुतालबा इस हाउस में हुआ था। पूरे पाकिस्तान में यह आवाज है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में किस तरह से यह फॉर्म हायर की गई, किस तरह से उसको काम नहीं करने दिया गया, किस तरह से NRO 1 हुआ, किस तरह से NRO 2 हुआ। अब जब हुकूमत जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो भी मामला किसी एलिगेशन की सूरत में सामने आता है वो उस पर प्रोब करती है। इस मुल्क में कोई सोच नहीं सकता था चीनी माफिया को हाथ लगाएगा और लिहाज भी नहीं करती, ये भी रिकॉर्ड पे आ गया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो और उस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर जो जिम्मेदारियों का तयन होता है
वो जिम्मेदारियों का तयन फिर मुतल्लिका फोरम्स के पास जाए। पार्लियामान में ही अपोजिशन के अरकान की सरबराही में कायमा कमेटियां इस मामले पर चेयरमैन नैब को बुलाने की बात भी कर चुकी हैं। पीएसी और खारजा अमूर कमेटी के बाद इत्तलात की कायमा कमेटी में भी चेयरमैन नैब को बुलाने की बात हुई। इस कमेटी के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून से वो अभी इस मुतालबे पर कायम है, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का यह कहना है कि अपोजिशन का यह तरीका इदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए है। ये गुनाह उनका नहीं है, ये कसूर उस अदारे का नहीं है, कोई तर्जमान उसके ने आके तो बात नहीं की। हम ये वजाहत उनसे मांगते हैं कि मीडिया में ये चीजें क्यों आई। इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज है। हुकूमत इस मामले पर तहकीकाती कमीशन चाहती है, जबकि अपोजिशन इस मामले को पार्लियामान में लाना चाहती है और पार्लियामान की ओवरसाइट या निगरानी की बात करती है। ब्रॉडशीट की ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के पैनल में जो डिबेट में मेहमान शरीक है उनका मैं तारुफ करा दूं। जरताज गुल साहबा वफाकी वजीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया जरताज साहबा आपके वक्त का। मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जो कायमा कमेटी बराए इत्तलात है उसके सरबराह भी हैं। मियां जावेद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और नैयर बुखारी साहब अगेन अ वेरी सीनियर वॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, वो भी आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तहकीकात अभी सब चाहते हैं, हुकूमत भी कहती है, आप भी कहते हैं कि पता चलना चाहिए, लेकिन ये दो मुख्तलिफ रास्ते नजर आ रहे हैं। वहां पर एक कमीशन है अदालती जो रिटायर्ड जज की सरबराही में, यहां पर आप पार्लियामान में इस मामले पर जो है वो जवाब तलबी चाहते हैं, लेकिन ये जो तहकीकात का मामला है इस पर आप पार्लियामान में क्यों बात चाहते हैं और क्यों आप ये नहीं समझते कि कोई कमीशन बन जाए जो बड़े थोरो तरीके से इसकी जो है वो तहकीकात करे। यार रहमान साहब हमेशा आज की हुकूमत यही कहा करती थी और हम लोग भी कहते हैं कि पार्लियामान में कोई इशू हो तो डिस्कस होना चाहिए। यही पार्लियामेंट की सुपरमेसी का एहतराम करना होता है। अब आ जाए जो नैब के चेयरमैन को या किसी इदारे के सरबराह को किसी कमेटी में बुलाने की बात है, तो आपको ये इल्म है कि जो कमेटियां हैं पार्लियामान की, उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि अगर किसी अदारे में कोई काम ठीक नहीं हो रहा, अगर कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, अगर आइन से मावरा कोई काम हो रहा है, तो उसको गाइडलाइन दी जाए, उसको देखा जाए। ये स्टैंडिंग कमेटियों का काम यही होता है। उसमें हुकूमती कमेटियां भी होती हैं, उनके सरबराह, उनमें अपोजिशन के लोग भी उन कमेटियों के सरबराह होते हैं। ये काम होता है। और जहां तक स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन का तल्लक है, तो उसमें तो शिबली फराज साहब ने खुद फरमाया, मेरे अच्छा उनसे तल्लक है, जब वो तशरीफ लाए स्टैंडिंग कमेटी में, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, आप बिल्कुल चेयरमैन नैब को बुलाएं। और बुलाने का मकसद क्या था रहमान साहब? बुलाने का मकसद ये था कि जो सवाल पब्लिक में उठ रहे हैं उनका आके वो जवाब दें। ये कोई फोरम स्क्रूटनी का तो नहीं था, ये कोई इसमें मियां साहब ये इत्तलात कमेटी का और चेयरमैन नैब को बुलाने का, इसका जरा मैं ताल्लुक जरा ये बाद में करेंगे, मगर पहले ये दो चीजें हैं। एक है तहकीकात कि पता चले कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हो, और दूसरा ये है कि बुला के बस पूछा जाए। तो ये तहकीकात तो फिर कोई कमीशन ही कर सकता है कि कायमा कमेटियों का भी ये मैंडेट है, या सेनेट की हाउस ऑफ द पूरे हाउस की एक कमेटी जो है वो बनाकर, क्या वो भी कोई इस तरह तहकीकात कर सकती है? हाँ। एंड गोल जो है वो तो तहकीकात है ना, तो वो कौन करे सर? नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। पहली बात तो ये थी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसका कतन मकसद ये नहीं था कि उनको बुला के कोई हम स्क्रूटनी करें। हमारा मकसद ये था कि ये जो अरबों रुपए का रोज शोर उठता है, कोई कहता है 5 अरब रुपया डुबोगे दिया पाकिस्तानी कौम का, कुछ 7 अरब रुपया और इसके बाद अभी देने हैं। कोई कहता है कि जनाब एग्रीमेंट ठीक नहीं था, 3 माह हुए थे, 3 हफ्ते भी हुए थे ये ब्रॉडशीट कंपनी को, अभी इसकी पैदाइश हुए, कोई तजर्बा नहीं था, इससे एग्रीमेंट क्यों हुआ? अब दूसरा सवाल ये है कि ये शिबली फराज साहब ने उठाया कि ये उस वक्त जब एग्रीमेंट हुआ नैब का ब्रॉडशीट कंपनी से, तो उस वक्त आज के जो चेयरमैन है ये तो नहीं थे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने दूसरा सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि फिर
बुला लेते हैं उनको, मगर ये करते हैं कि जिसको जिस अदवार में जो गलतियां जिसने की होंगी उसको भी बुलाया जाए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, उसको भी बुलाया जाए। अब इस दौरान फरूक हबीब साहब उठते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर आके कोई फोन कॉल वो रिसीव करने के बाद जब मीटिंग में दोबारा आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा इख्तलाफी नोट लिख लें। अब जो वो कहते हैं कि मेरा इख्तलाफी नोट लिख लें, तो फिर शिबली फराज साहब इधर उधर की बातें करना शुरू की उन्होंने, उस बात से अपने से पीछे हटना शुरू किया। तो मैंने शिबली फराज साहब से अर्ज किया कि आप किसी दबाव में ना आए, यहाँ हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, आप भी पाकिस्तानी है और मैं जिस हैसियत में बैठा हुआ हूँ, यहाँ जब नैब के चेयरमैन आएंगे तो शिबली फराज साहब बैठेंगे, मैं आप वाली जगह पे चला जाऊंगा, आप उसको देखें और सवाल करें। ये कतई हमारा मकसद नहीं है क्या, चले तो उसके बावजूद भी। अच्छा, ये तो चले, आपने जो पार्लिमानी कमेटी में बुलाने वाला मामला है उस पर आपने अपना मौकफ दे दिया, लेकिन जरताज गुल साहबा, हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि चेयरमैन नैब हो या किसी को भी पार्लिमानी कमेटियों में ये ब्रॉडशीट वाले मामले पर जो है वो बात हो? क्या हुकूमत इसको अपोज करती है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि रहमान, अगर आप कोई कमेटी बनाते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और उसके किसी एक रुकन को जो ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हों और जस्टिस रह चुके हों और उनका कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत बड़ा नाम हो और आप उसको इसलिए मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ताकि आपकी चोरी ना पकड़ी जाए। अच्छा। और सारी बहस जो है वो डाइवर्ट करके आप कमेटियों के मेंबरान और उसको मुतनाज़ा करने में सर्फ कर दें। और जो असल मुद्दा है, असल मुद्दा क्या है? आप ये कह रहे हैं कि ये जो कमीशन पर एतराजात हो रहे हैं और उसकी बजाय कमेटियों की बात हो रही है, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए जो है वो बिल्कुल हो रही है। देखे ना, बहस तो आज ये होनी चाहिए कि ब्रॉडशीट एक मामला था जिसमें इस मुल्क के एक इदारे ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ, जरदारी या कोई भी जो एक्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे या बड़े ओहदों पे लोग थे, उन्होंने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने पाकिस्तान का पैसा कैसा चोरी किया और चोरी करने के बाद एक उससे परवेज मुशर्रफ साहब से एनआरओ करके, एनआरओ के सवाल तो ये हमेशा से एनआरओ करके कहा कि माफ कर दो सब कुछ, इम्यूनिटी मिल गई, सब कुछ माफ हो गया, पाकिस्तान के पैसे माफ हो गए। अब लंदन कोर्ट का एक आर्बिट्रेशन जो जज है वो कहता है कि $800 मिलियन की चोरी पाकिस्तान से इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर 76 के करीब उनकी प्रॉपर्टीज है जो चोरी करके लाए, जिसमें $100 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे पक्का यकीन है। और जिसकी वजह से ब्रॉडशीट कंपनी आपसे 20% कट लेती है। $21.5 मिलियन अवार्ड होते हैं, उसमें 20.5 मिलियन जो है वो नवाज शरीफ की चोरी पकड़ 820 मिलियन जो थी वो ब्रॉडशीट की असेसमेंट थी, बट अवार्ड जो है वो 100 मिलियन 100 पे हुआ। ठीक है, अब वो जो $80 मिलियन थे या $100 मिलियन जो पाकिस्तान आने थे वो भी एनआरओ की नजर हो गए। एनआरओ किसने लिया? नवाज शरीफ ने। पार्लिमानी कमेटियों पर क्यों एतराज? अच्छा, इस पर जरा है ना, ये जो पार्लिमानी कमेटियां बुला रही है, पीएससी होगी, खारजा अमूर होगी और ये मियां साहब वाली जो कमेटी है, मैं रहमान दो। अच्छा, सेकंड बेस ये होनी चाहिए थी कि काबे मुसावी ये कहता है कि शहबाज शरीफ ने 2001 में नैब को $7.3 मिलियन दिए थे। अच्छा। अगर उसने कोई प्ली बार्गेन करके वो बाहर भागा था तो उसके बाद उसने 2001 के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर भी बना, उसने इलेक्शन कैसे लड़ लिया? प्ली बार्गेन करने वाला या चोरी करने वाला तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तीसरा वो ये कहता है कि $160 मिलियन मोटरवे के अंदर किकबैक्स लिए गए, चोरी हुए, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। एनआरओ के सवालों पर और एनआरओ के बेनिफिशियरी पे और 20% $21.5 मिलियन जो पाकिस्तान के पैसे के ऊपर कट भी देना पड़ा और जो $100 मिलियन वापस नहीं आ सके, एनआरओ की नजर हो गए, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। उसके ऊपर बहस नहीं हो रही तो आप एक कमेटी को जिसने इंक्वायरी करनी है आप उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे रसीदें ना मांगी जाएं। आपकी चोरी पकड़ने का डर है इसलिए आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। अब आपके पास आ जाते हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि चूंकि वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे पंजाब के अंदर, तो जब ये जब ब्रॉडशीट का ये पूरा अवार्ड हुआ 2000 से लेकर 2016 तक, तो लिहाजा वो मुतनाज़ा वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, वो 3 ग्राउंड्स हैं। हाँ। एक तो ये है, दूसरा वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे भी है और तीसरा उनका ग्राउंड ये है कि वो कहते हैं पनामा केस के अंदर क्योंकि ये जज थे। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि नैब के कोई 50 से ज्यादा कोर्ट्स होंगी, उसके अंदर कितने डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स होंगे,
उन सब ने जब जिंदगी में केस लड़ा है, तो लिहाजा जो एक अवार्ड हुआ 2000 का, उसको इसका वो बनाया जाए, मुतनाज़ा बनाया जाए। अच्छा, इसके बाद अगर आज इसको आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि PMLN चाहती है कि मावराए अदालत फैसले हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब है, ऑनरेबल जज, वो भी तो पनामा केस के अंदर वो थे। ठीक है। तो अभी थर्ड सवाल अगर आप ये कहते हैं, फेयर इनफ, अगर आप कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में लेकर जाए, आपके 2 पॉइंट्स है। पार्लियामेंट में जब पनामा केस गया था, नवाज शरीफ का जब केस गया था, आपने कहा था ये है वो जराए, आपने वो जराए दी, आपने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट आप खुद लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, आपने कहा वो जो मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जवाब दिया था, ये है वो जराए, वो तो मैंने पार्लियामान आप कह रहे हैं कि उधर नहीं इस चीज का फैसला हो सकता, या उधर सही चीज जो है वो सामने नहीं आएगी। ये एग्जांपल तो वैसे यही कहती है। मेरी एग्जांपल ये कहती है, मैं दोनों स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की और उसकी इस नेशनल असेंबली की जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में, उसको जवाब दे हूं। ठीक है। तो ये तमाम ये ओवरसाइट मिनिस्ट्रीज के लिए होती है। क्या इनका काम इन्वेस्टिगेशंस है? आप तमाम इन्वेस्टिगेशंस फिर खत्म कर दें दुनिया में, कोई JIT ना बनाए, आप पार्लियामेंट से फैसले करवाएं। मैं जरा नैयर बुखारी साहब से पूछ लूं जरा, में है ना, कुछ क्योंकि लॉयर भी हैं, आखिरी में ये पैक्ट में है ना, जो PAC है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। ठीक है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जब शहबाज शरीफ के खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशन होनी, वो उसको चेयर कैसे कर सकते हैं? जावेद लतीफ साहब के ऊपर खुद ही नैब के केस है, ये कैसे उसको बुला सकते हैं? तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो मैं पूछता हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मियां साहब जरा 1 मिनट इजाजत दीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जो आपसे सवाल हुए, बट नहीं, बुखारी साहब सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये क्यों आपको, सर आप लॉयर हैं, अदालतों में केसेस को, इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, क्यों जरूरी है कि कोई रजामंदी से आए, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें सर क्या नजर आ रहा है? शुक्र। देखिए जी, बात यह है कि व्हाटएवर इट विल बी डन, पॉइंट इज दिस ना, ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इस कमेटी का क्या मैंडेट क्या होगा? व्हाट वुड दे डू? व्हाट इज द लीगल प्रोविजन फॉर दैट? टू व्हाट कंक्लूजन दे विल कम? एक बात, पहली बात तो ये है ना कि व्हाट वुड बी दे रिकमेंडिंग फॉर इट, वेदर दे कैन रिकमेंड समथिंग फॉर इट और नॉट, कैन दे पेनलाइज समबडी और नॉट। तो ये बातें इंपॉर्टेंट बातें पहले हैं। सेकेंडली, अजमत सईद जस्टिस साहब, although he remained on the High Court, bench at the Supreme Court, he is a respectable person, but he remained associated. वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, और वो उस जमाने में रहे जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था। जब ये ब्रॉडशीट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब ये ब्रॉडशीट से एग्रीमेंट इन्होंने रिवोक किया, तो ही वाज देयर। और फिर बिफोर बीइंग एलिवेटेड, अजमत सईद साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब, ये मुंसलिक नैब के साथ थे, और उसके बाद वो एडहॉक जज एलिवेट हुए, अल्टीमेटली वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सो बात यह है कि ही रिमेन्ड एसोसिएटेड विद ऑल दिस प्रोसेस। आप उनको क्यों लगाना चाहते हैं? आप उसके अलावा कोई जज आपको नजर नहीं आ रहा था जो इस सारे मामला पे करे? लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये कमेटी पहले तो आपने मिनिस्टरों की बनाई, वो ठीक है सर, आपका एतराज आ गया कमेटी पे, बट मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपको एतराज जो है वो जस्टिस अजमत सईद शेख पर है, या फिर जो है वो इस पूरे मतलब इंडिविजुअल पर है, या फिर इस पूरे प्रोसेस पर एतराज है कि जहां पर एक जो है वो कमीशन जो है, इन्वेस्टिगेटिव कमीशन जो है, वो फैसला कर रहा है कि ये मामला है क्या? देखिए ना, ये देखिए, कमिटीज आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ लॉ। Under what law they have constituted this committee? Under what provision of law? एक बात। दूसरी बात, आगे इन्होंने वुज़रा की कमेटी बनाई, तो ये बात है। और सेकेंडली द प्रोसेस है कि ये बड़े गौर तलब बातें हैं बहुत, कि एक पार्टी कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी, प्रोसेस रहा, फिर द वे जो अपील इन्होंने फाइल की, अगर आप वो पढ़े कि अपील जो अवार्ड था, अवार्ड को उन्होंने चैलेंज ये किया कि दी रीजनिंग हैज नॉट बीन गिवन, सफिशिएंट रीजन हैज नॉट बीन गिवन फॉर गिविंग द अवार्ड। एंड
नथिंग एल्स। अच्छा। उन्होंने क्वांटम को चैलेंज नहीं किया, किसी और को चैलेंज नहीं किया, अपील तो इसी गवर्नमेंट ने की ना। हेलो, तो उसमें उसकी जो ओनली रीजन गिवन इज दिस। तो आप अगर लंदन हाईकोर्ट का फैसला पढ़े, उन्होंने कहा जनाब मगर सर मुझे बताएं, ऑल्टरनेटिव बुखारी साहब, ऑल्टरनेटिव जो है वो फिर आपको क्या लगता है? अगर ये कमीशन नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या हो सकता है कि इस पता तो चले कि ये हुआ क्या है? लेट इट गो टू द पार्लियामेंट। अच्छा, लेट देयर शुड बी अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन दिस। पार्लियामेंट जो है उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो पोलिटिकल पार्टीज वहां पर। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। वो उसमें पोलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी इसको एग्जामिन करे और फिर वो देखे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगी, क्या डिटर्मिन होगा। ये अब आज का तो एनआरओ की वजह से 29 मिलियन डॉलर देना पड़ा। हाँ। और मतलब है कि बाकी डिटर्मिन तो कर लो ना, दिया किसने, नलायकी किसकी, कोताही किसकी, है जी, ये तो सामने है। अब अजमत सईद साहब खुद प्रोसिक्यूटर रहे जिस जमाने में ये एग्रीमेंट होता है 2000 में, है जी, और नैब के साथ। मगर सर वो पार्लियामान की जो ओवरसाइट की आप लोग बात कर रहे हैं सर, उस पर तो बड़ा एतराज है हुकूमत को, शिबली फराज साहब को, उस पर तो बड़ा एतराज है। वो कहते हैं दबाव में लाने के लिए जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल बुलाया जा सकता है जी सर। ये शिबली फराज को तो पता ही नहीं है पार्लियामेंट की क्या हैसियत है। मेरा ये व्यू है, हाँ। मेरा ये व्यू है कि आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट इज सॉवरेन। Every institution, everybody is answerable to Parliament. और चेयरमैन नैब को बुला के they can ask for a documentary proof, they can ask for an evidence, they can ask for an explanation. चेयरमैन नैब को बतौर मुल्ज़म तो नहीं बुलाया जाता। चेयरमैन नैब को तो to facilitate, to assist the committee बुलाया जाता है, and he should appear. अच्छा। Irrespective कोई चेयरमैन है, कुछ है, उसको पार्लियामेंट की कमेटी जब पार्लियामेंट बुलाती है, he has to appear. चाहे वो फॉर्मर शिबली फराज ने कहा, शिबली फराज को बोलो रूल्स पढ़ रहे, स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेफेस पढ़ा हो आपने तो उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट की अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज करेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चोजन रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत है, जिसको बुलाना चाहे वो बुलाए, लेकिन वो जिसको बुलाती है बतौर मुल्ज़िम तो नहीं बुलाती। बात ही समझिए आप। ठीक है, राइट सर। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं सर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं बुखारी साहब से भी यही जानना चाह रहा था कि फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कहती है कि ये पनामा 2 केस है, तो फिर ये क्या सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाए कि जहां पर जो है वो जाके इसका पता चले? क्या फिर आप ये प्रोपोजिशन देंगे या कोई और रास्ता आप सजेस्ट करेंगे? रहमान नईर बुखारी साहब ने एक कानूनी बात की कि जो कमेटियां होती हैं, स्टैंडिंग कमेटियां, उनका मकाम यही होता है कि वो देखती हैं कहीं बेज़ाब्तगी नहीं हो रही, उसके अलावा कानून साजी के लिए रहनुमाई करती हैं हुकूमत वक्त की। मगर मुझे ये बताएं, और शायद हुकूमत वक्त को ये इल्म नहीं है कि जो भी स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं, भले उसका सरबराह जो है वो अपोजिशन से हो, मगर अक्सरियत मेंबरान की जो हुकूमत वक्त की होती है और तमाम जमातों की उसमें नुमाइंदगी होती है। ये नहीं होता कि आप खुद से कोई अपोजिशन के हैं, जिस तरह अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि मेरे पे भी केस है। मैं अगर ये बताने लगूं कि मेरे पे केस कैसा है और किसने बनाया और क्यों उसको खत्म नहीं होने दिया जाता, तो ये एक अलग बहस हो जाएगी। मगर आपने देखा पिछले दिनों चौधरी बरादरान का जो केस क्लोज हुआ है, उसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहा कि एफडीआर में जो असासे डिक्लेयर हों उसको आप दोबारा से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो रहमान साहब, आप खुद भी वकील हो, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूं कि अपोजिशन के लोगों का जो एसेट डिक्लेयर हैं और कई सालों से डिक्लेयर हैं, उनको बेनामी डिक्लेयर किया जा रहा है। अब आप अंदाजा करें कि ये अदारों को इस्तेमाल किस तरह करते हैं। आप ये एक तरफ देखें कि नहीं, साहब देखिए, अब आप एक कमेटी के चेयरमैन हैं
एक है वो ओवरसाइट की बात जो जरताज साहिबा बात करें थी कि आप ओवरसाइट करें मगर मिनिस्ट्री की। यहां पर वो कह रहे हैं कि आप अपना जो गुस्सा है वो दीगर इश्यूज का वो चेयरमैन नैब को या नैब को बुलाकर जो है वो यहां पर सेटल करना चाहते हैं इसको। तो ये जरा क्लियर करें कि मैंडेट जो है वो क्या मिनिस्ट्री की ओवरसाइट का है या आप समझते हैं कि आपके पास एक जनरल मैंडेट है? ये प्रेसिडेंट रहमान, इससे पहले भी जितनी कमेटियां हैं उनमें मुख्तलिफ अदारों के सरबराह आते रहे, ताकतवर अदारों के लोग भी आते रहे हैं। हाँ। अब आज आप नया कोई रवायत बनाना चाहते हैं, नया कोई कानून बनाना चाहते हैं तो असेंबली में फिर पास करवा लें नया कानून। रवायत ये रही है कि तमाम अदारों के लोगों को कमेटियों में बुलाया जाता है और वो लोग आते हैं। तीसरा में ये बार बार ये कहते हैं कि पनामा 2 है ये ब्रॉडशीट कंपनी, तो ये भी बात ठीक कहते हैं। और कह कौन रहा है? शेख रशीद। अच्छा, इसलिए कह रहा है कि आप देखें 450 लोगों का नाम था पनामा में और एक बंदे को रगड़ा देने के बाद जिसका पूरे अफसाने में जिक्र ही नहीं था। इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां निकली, नवाज शरीफ की तो कोई ऑफशोर कंपनी भी नहीं थी, जिक्र ही नहीं था, मगर उसको मकसद था आज शेख रशीद फिर ताकत में है, इसको पनामा 3 बना दें, इसको पनामा 4 बना दें। अच्छा, मगर आप ये एग्री कर रहे हैं उनसे कि ये वाकई पनामा 2 है? नहीं, एग्री मैं इस हद तक कर रहा हूं कि ताकतवर जो लोग होते हैं, अच्छा, जिनके हाथ में इख्तियार होता है, फिर अरशद मलिक जैसे जिस तरह के मर्जी फैसले ले लेते। मैं सर ये एक सेकंड रहमान, मैं जरा कमेटी वाला ये जो आपका आर्गुमेंट है इसका मैं जवाब लेना चाह रहा था जरा। एक सेकंड चले मैं बात पूरी कर आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि सजाएं अरशद मलिक जैसे जज से हों या प्यारा हाईजैकर बना के किसी को उस वक्त सजा दे दी जाए, मगर सजा याफ्ता फिर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, ये इनके इल्म में होना चाहिए। हालात वो नहीं रहते, हालात फिर चेंज भी हुआ करते हैं सारी जिंदगी। ये मत सोचें कि करेंगे आप कानून बना दें कि नहीं बुलाया जा सकता, इदारों के सरबराह जो है वो कमेटियां बुलाती हैं, तो इसमें नया क्या है? इसमें क्यों हुकूमत को जो है वो एतराज है? देखिए रहमान, स्टैंडिंग कमेटी का काम है अपनी मिनिस्ट्रीज की ओवरसाइट का। 30 से 40 मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब की दोनों पार्लियामान की, चाहे वो अपर हाउस चाहे लोअर हाउस, उसकी स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई हैं। अच्छा। उसके मेंबर भी यही पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। आई एग्री विद इट, लेकिन आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। आपके पास मुल्क में, हर मुल्क में ऐसे इदारे होते हैं जो आपके मुल्क में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर पार्लियामेंट ओवरसाइट और इन्वेस्टिगेशन में आप लकीर कहां पर खींचेंगे? बड़ा फर्क है। अच्छा, ये क्या फर्क है? देखिए, ब्रॉडर सेंस में ओवरसाइट करना इज समथिंग एल्स, माइन्यूट इंट्रिकेट डिटेल करना। जब आपने पुलिस का एक मैटर है, आपके पास पुलिस का निजाम मौजूद है, FIR होती है, आपने किसी को कल्प्रेट करना है। अब यही जो कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, क्या इसके पास कोई जुडिशियल पावर है कि किसी ने सजा देनी है? केस तो ऑलरेडी अवॉर्ड हो चुका है, चोरी तो ऑलरेडी नवाज शरीफ के जरदारी साहब की पकड़ी जा चुकी है। 76 के करीब इनकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं, जिसके ऊपर 20% कट हम पाकिस्तान दे चुका है। एक दफा प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, एक दफा नवाज शरीफ साहब थे। असूल तो यह है कि इस मुल्क का मेरा और आपका जाती पैसा तो नहीं है, मुल्क की प्रॉपर्टी है जिसको आप चोरी करके बाहर ले जाते हैं, फिर NRO करके आप चले जाते हैं और उसके बाद आप तीसरी दफा के वजीर आजम भी बन जाते हैं। चोरी भी आपने की, बेनिफिशियरी भी आप हुए, वापस आके आप प्राइम मिनिस्टर भी बने, अपने आप को आपने ओवरसाइट पर आपको एतराज है, पार्लियामान की ओवरसाइट पर। चले मैं एक ब्रेक के बाद इस पे कर लीजिए, एक ब्रेक तरह करते हैं कि पार्लियामान की जो ओवरसाइट या निगरानी की बात की जा रही, क्या हुकूमत को इस पर एतराज? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जरताज गुल साहबा, जो पार्लियामान की निगरानी पर पार्लियामान को मजबूत करने पर क्या हुकूमत को कोई एतराज है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पहले कह दिया है कि आपके पास जो भी फोरम है दैट इज ऑन या पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट में आए बजाय इसके कि आप वहां पे जलाओ, घिराओ और डाइस को आप वो करें, पेपर फाड़े, सीटियां बजाएं। अच्छा। आप अपने करप्ट लीडरान का दिफा करें, उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगे। उसके बजाय बेहतर यह है कि आप जो है वहां पे अच्छी पॉजिटिव आप कॉन्स्टिट्यूशन, और बाय द वे
इलेक्टेड तमाम बंदे लोगों का जो असल मैंडेट है वो कानून साजी है, लेकिन वक्त किस में जाया हो जाता है कि अपने जो इनके मेंबरान जो बाहर से होते हैं, जो कोई नैब ज़दा होता है या किसी के ऊपर कोई केस होता है, उसके लिए आके ये सिर्फ आप ये करें कि ये वो फोरम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा एक सेकंड ब्रीफली देखिए रहमान, मेरी बात सुने, हमसे बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं इस पार्लियामेंट के अंदर। क्या उनका काम ये था कि वो अपनी तमाम उम्र की जो तजर्बा था और तमाम उम्र के, उनमें कोई बैरिस्टर था, कोई एडवोकेट था, कोई लॉयर था अपोजिशन में, क्या उनकी सारी तवानाई पूरी उम्र में इस बात पे सर्फ होनी थी कि उन्होंने रिटर्न एनआरओ मांगा कि जब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट करना था, इन्होंने साइन नहीं किया फेटफ के बिल पे और कहा कि आप 38 में से 34 शिके नैब की खत्म कर दे, टूथलेस कर दे, ताकि हमारे तसाबी ना हो। अगर इन सीनियर पार्लियामेंटेरियंस है जो पॉलिटिकल पार्टियों के, अगर उन्होंने रिटर्न एनआरओ के ऊपर अपनी सारी तवानाई सर्व करनी है, तो अगर मियां जावेद लतीफ साहब कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं ना, तो ये नहीं हो सकता। ऑपोजिशन क्या इस फोरम को जो है वो अपने पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए मियां साहब इस्तेमाल कर रहे हो? तुसी पहली बात तो ये है कि अब ज़रताज काफी बड़ी हो गई है, इतनी छोटी नहीं है, काफी उम्र हो गई है अब इनकी। अभी भी ये खुद को अभी छोटा समझती हैं तो वो अलग बात है, मगर मैं इनको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में याद हो ये चीज कि एक वाकया हुआ था साहिवाल का, और साहिवाल के वाकये के बाद एक इस्लामाबाद में भी सहाफी अगवा हुआ था, तो सेनेट कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन, उसके चेयरमैन हैं फैसल जावेद साहब, पीटीआई से तल्लक है। उन्होंने क्यों कॉल किया था इस्लामाबाद के आईजी को, और हमने भी मुख्तलिफ कमेटियों के इश्यूज पर मुख्तलिफ जो अदारों के सरबराह होते हैं उनको हम कॉल करते हैं। आज इस पर आपको क्यों इतराज है? या तो आप इतराज करती कि फैसल जावेद को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये आप ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो है ये पहले से मौजूद है इस तरह से कमेटी का किसी को बुलाने का। अब आ जाए, एक और चीज मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो देखें अभी आपने एक क्लिप सुनवाया बाबर रवान साहब का, उन्होंने कहा कि जनाब, और ये भी मेरी बीबी बहन जो हैं ये भी बात करती हैं एनआरओ करप्शन ये वो कह रहे थे कि देखा हमने चीनी स्कैंडल का जो है इन्वेस्टिगेशन करवाई और पब्लिक की। आप रहमान साहब पूरी बयानतदारी से बताएं कि पहले क्रेडिट लेते थे कि जी हमने उसको पकड़ लेना था, वो भाग गया है, अब तो पाकिस्तान में है यार, क्या बना? आप मुझे ये बताएं गंदम स्कैंडल का क्या बना, आप मुझे ये बताएं पेट्रोल स्कैंडल का क्या बना, अद्वियात स्कैंडल का क्या बना? खुदा का खौफ करें। आप सिर्फ ये आपका कह देना कि देखा हमने निशानदेही कर दी, और भाई आप ना भी करते तो ये तो सारी कौम के सामने चीजें थी कि कर कौन रहा है और सहूलतकार कौन है। ये आज अगर आप मियां साहब इससे इदारे देखें, नैब जो है मेरा ख्याल है इसमें कंपैरिजन थोड़ा सा जरा और तरह से बनता है। नैब एक ऐसा इदारा है, जारी बात है वहां पर केसेस भी हैं, पुलिस का मामला तो जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बट क्या ये जो मांडवी वाला साहब की जो बहस सेनेट में जिस तरह से मामला हुआ, आपने कायमा कमेटी में बुला लिया, क्या इससे पार्लियामान का इदारा जो दीगर इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे? नहीं, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है कि कल को फिर किसी और का क्या कोई केस होगा तो वो भी इस तरह से जो है वो बुला सकता है। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि ये लाइन कहां पर ड्रॉ करेगी ऑपोजिशन, आप जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं? नहीं रहमान, फिर आप मेरी बात को या समझ नहीं पा रहे या मैं समझा नहीं पा रहा। मैंने आपको मिसाल दी थी इस्लामाबाद के एक वाकये की कि आईजी को बुलाया, क्या उस कमेटी ने जो सेनेट की कमेटी थी उसने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी? उसने कोई हिदायत उनको दी थी कि आप ये करके लाएं और फलां जो है वो मुजरम है या फलां को मुजरम ठहरा के लाएं? इसी तरह जो नैब के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि उनको बुलाया क्यों गया, इसलिए बुलाया कोई उसकी स्क्रूटनी नहीं होनी, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन की नहीं होनी, और ना ही उससे कोई आप 20-25 लोगों के हाउस में आप उससे बात करेंगे कि मेरा केस छाड़ दो और जरतलाज गोलू फाड़ लो। ये नहीं होता। ठीक है,
मगर ये बात है कि आप मियां साहब एक ब्रेक पर जाना है। यू वांट टू ऐड समथिंग? ब्रेक के बाद जरा नहीं, अब चूंकि आपने फिर नायर साहब के पास भी जाना है, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि अगर आप पुलिस या उसको कोई फोन कॉल करके अपनी स्टैंडिंग कमेटी में बुलाते, ये आपका राइट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर भी उसी उसने करनी है। ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो हम कर ही नहीं रहे। मियां साहब यही है ना कि स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुला रहे आप? यही होता है स्टैंडिंग कमेटियों में, यही होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मालूमात ली जाती है और ये देखा जाता है कि क्या इंसाफ हो रहा है, क्या आइन कानून के मुताबिक ये अदारा काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता अगर आपको अगर आपको मालूमात ही लेनी ना कि उन स्टैंडर्ड्स का क्या हुआ है, तो देखिए 29 बिलियन की आपकी सब्सिडी दी जो आप लोगों ने, मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, या सीएम साहब की सुन लेना, सीएम साहब की तो कोई शुगर मिल नहीं है, निकलनी तो जरदारी साहब कर नवाज शरीफ की है। आप बताए ना 29 बिलियन में से आपने 27 बिलियन सब्सिडी अपने, ये फिर बात लंबी हो जाएगी, मगर एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है। नैयर बुखारी साहब, वेरी क्विकली, ये हुकूमत के खिलाफ आज बिलावल साहब ने कहा कि अब वो तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, तो ये फिर आप इस रास्ते पर जो है वो क्यों आ गए हैं, जहां पर जो है वो जलसों की बात हो रही थी, तहरीकों की बात हो रही थी, तो अब क्यों आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये अदम एतमाद वाली ऑप्शन? ये देखें आप, हमारा जो डिक्लेरेशन है और 29 सितंबर का हमारा एक्शन प्लान है, उसमें सेकेंड लास्ट जो हमारी प्रायोरिटी आती है वो पहले वो जलसे और वो रैली, जो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की है, एंड देन देयर इज ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन। तो ऑप्शन से रेजिग्नेशन के ऑप्शन से पहले ये 11 पार्टी ने दे आर सिग्नेटरी टू दिस डॉक्यूमेंट, इट्स अ साइन डॉक्यूमेंट। तो मेरा जो चेयरमैन कहते हैं वो उस एक्शन प्लान के मुताबिक कह रहे हैं मेरे चेयरमैन। ठीक, अब ज़रताज साहबा, ये अदम एतमाद, क्या इससे कोई खतरा है, आपको नजर आ रहा है अदम एतमाद वाले रास्ते से? बेसिकली प्रैक्टिकली तो पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ धोखा कर चुकी है ना, बैकआउट कर चुकी है। अगर इस्तीफे देना है तो उसको लतीफे नहीं बनाना था, तो जेब में रखने के बजाय और जलसे में बोलने के बजाय सीधे से सिंध हुकूमत से इस्तीफा दे देते, अपनी हुकूमत खत्म कर देते और कह देते कि ये लो इस्तीफे। वो नहीं किया। अब अदम एतमाद लेकर आना चाहते, शायद भूल गया, मेमोरी इनकी कमजोर है। जब सेनेट चेयरमैन को पर अदम एतमाद किया ना, तो अपने सेनेटर ढूंढ रहे थे किसने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि माशाल्लाह से साहब तो सेनेट के चेयरमैन मुंह की खानी पड़ेगी। मियां साहब, ये अदम एतमाद वाली ऑप्शन जो पीपल्स पार्टी, ये बिलावल भुट्टो भी बात कर रहे हैं, जी मियां साहब, चले मियां साहब से जो है वो फिर किसी शो में जो है वो इस हवाले से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया मियां जावेद, इस शो में हमारे साथ मौजूद है। ज़रताज गुल